cells. Concentration cells एक्चुअली वो सेल्स होंगे जिनमें E नॉट ऑफ द सेल 0 होगा. द सेल्स विच हैव, अगर किसी को डाउट है तो भाई वो अपना डाउट पूछ लेगा. ठीक है, मतलब अपन अरमान भी मतलब रिकॉर्डिंग जैसे करता है तो अपन उसको भी बोल देते हैं, वो भी रिकॉर्डिंग करेगा. ठीक है, और मैं भी कर लेता हूँ. नोट्स तो मैं आपको भेज दूंगा. और स्टीरियो अपन आज डिस्कस करेंगे. पहले अपन ये कंसंट्रेशन सेल्स वाला पार्ट थोड़ा सा है उसको कर लेते हैं, और थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल्स वो देख लेंगे अपन. तो अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा और अपन शुरू कर लेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री. क्योंकि स्टीरियो खत्म करेंगे तो अपन स्टीरियो कंप्लीट अपना टेस्ट में होगा, और स्टीरियो के बाद फिर आपको ORM1 भी जल्दी शुरू करना चाहिए, बट उसके पहले आपको डाउट्स भी बहुत डिस्कस करने हैं. द सेल्स व्हिच हैव E नॉट ऑफ द सेल 0. तो अपन कहेंगे सर अगर E नॉट ऑफ द सेल 0 है तो हाउ कैन अ सेल डू द वर्क. तो अपन कहेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशंस. चलो देखते हैं कि अगर E नॉट सेल 0 है तब भी सेल में क्या पोटेंशियल हो सकता है. तो लेट अस चेक कंसंट्रेशन सेल. तो अगर पोटेंशियल मतलब E नॉट ऑफ द सेल 0 है और फिर भी पोटेंशियल है तो देखते हैं कैसे पॉसिबल है ये. तो अपन कहेंगे देखो सर, हमें एक बात पता है कि अगर अपन हाफ सेल की बात करें, दो हाफ सेल की बात करें, तो दोनों हाफ सेल में अपन कहेंगे ठीक है विल हैव दैट कि भाई अगर अपन हाफ सेल की बात करें तो विल से दैट हाफ सेल में, दोनों हाफ सेल में देयर विल बी इलेक्ट्रोड्स. ऐसे अपन इलेक्ट्रोड्स अज्यूम कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं और ये आपस में ज्वाइंट होंगे ऐसे. और हम सबको पता है कि भाई इसमें अपन सॉल्ट ब्रिज भी लगाएंगे. दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज. ऐसे इसमें ये सॉल्ट ब्रिज मैंने थोड़ा जल्दी बना लिया, मतलब ऐसे डोंट वी वांट टू वेस्ट द टाइम. अपन कहेंगे देखो इसमें मेटल रॉड होता है, मैंने जिंक रॉड ले लिया और यहां पर जिंक आयन का कंसंट्रेशन ले लेता हूं. इसमें भी मैं जिंक रॉड ले लेता हूं और मैं जिंक आयन का कंसंट्रेशन ले लेता हूं. अगर अपन कहेंगे सपोज करते हैं इसमें कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन C2 है, तो अपन कहेंगे सर अगर कंसंट्रेशन सेम है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपन को पता है कैसे होता है. ये एनोड है, ये कैथोड है. अगर आपने मुझे सेल दिया है तो, क्योंकि ये मेरे लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक विल गो इनटू जिंक आयन, और यहाँ पर अपने लिए जिंक आयन विल गो इनटू जिंक, यहाँ पर रिडक्शन होगा. तो अगर हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिखें मतलब एनोड रिएक्शन लिखें तो अपन कहेंगे देखो सर एनोड रिएक्शन जो होगा ना इट विल बी लाइक दिस. एनोड रिएक्शन, तो एनोड रिएक्शन विल बी लाइक दिस, दैट इज जिंक विल गो इनटू जिंक आयन plus 2 electrons, and cathode reaction जो होगा that will be zinc ion will take 2 electrons and convert into zinc. It will be like this. लेकिन ये एनोड का जिंक आयन होगा, ये कैथोड का जिंक आयन होगा. मतलब ये C1 होगा, कंसंट्रेशन C1 लेंगे अपन, यहाँ कंसंट्रेशन C2 जो गिवन होगा अपन. इसका मतलब है मैं सेल रिएक्शन तो लिख सकता हूं. सेल रिएक्शन में तो अपन कहेंगे सर देखो जिंक आयन जो कैथोड है प्लस जिंक जो एनोड की तरफ ये वाला जिंक है जो कि सॉलिड है will get converted into zinc ion. एनोड वो राइट हैंड साइड पे होगा एंड प्लस दैट इज जिंक, ऐसे होगा अपने पास. तो अपन इसमें से क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर अगर हमें EMF ऑफ द सेल लिखना है तो अपन नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. E cell will be equal to E naught of the cell. E naught of cathode minus E naught of anode होगा, माइनस 0.0591 होगा और डिवाइड बाय n होता है और log of QC होगा.
अपन कहेंगे सर देखो ई सेल अगर आप लिखोगे तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसके दोनों का रिडक्शन, दोनों ही जिंक है तो -0.76 माइनस ऑफ 0.76, दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल सेम रहेगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज नोन टू अस। अगर अपन ई नॉट ऑफ जिंक लिखना चाहें, ई नॉट ऑफ जिंक ना रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल अपन को पता है जिंक +2 टू जिंक, अगर ये गिवन है -0.76 वोल्ट होता है, तो ये भी इसका 0.6 वोल्ट, इसका भी 0.6 वोल्ट, तो वो तो जीरो हो जाएगा, दोनों माइनस करूंगा तो, सो दिस विल बी जीरो। then I'll write that minus 0.0591 upon n into log of QC लिखूंगा तो इससे लिखूंगा QC, so that will be concentration of zinc ion at the anode divided by concentration of zinc ion at the cathode। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है लिखने। अब अपन कहेंगे ठीक है, वी गॉट दैट, कि मतलब अपन को कैसे नर्स्ट इक्वेशन मिल गया। तो अब नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं ई से लिखता हूं तो I will get that minus 0.0591 upon, that is n into log of concentration of zinc ion in the anode compartment divided by the concentration of zinc ion in the cathode compartment। तो अपन इसको +2 लिखेंगे at the anode compartment divided by, तो अपन इसको ऐसे कर देते हैं ना, इसको प्लस करते हैं तो इसको इन्वर्स कर देते हैं, तो अपन इसको प्लस प्लस कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप अगर प्लस करोगे तो मैं यहाँ पर कैथोड कंपार्टमेंट डिवाइडेड बाय एनोड कंपार्टमेंट लिखूंगा, कैथोड कंपार्टमेंट डिवाइड बाय एनोड कंपार्टमेंट द जिंक आयन, ऐसे लिखूंगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन अब मैं इसमें ऐसे लिखूंगा, ई सेल विल बी इक्वल टू 0.0591, एन का वैल्यू अपन को पता है, वो रिएक्शन को देख के बता सकते हैं एन का वैल्यू कितना होता है। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, कैथोड मतलब C2 डिवाइडेड बाय C1। अगर मैं कहूंगा इफ C2 is greater than C1, then E of the cell will be greater than 0 and delta G will be less than 0। I'm not telling delta G naught, क्योंकि अगर E naught 0 है तो ऑब्वियसली बात है डेल्टा G naught भी 0 होगा। मैं डेल्टा G की बात कर रहा हूं। अब अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, मतलब ऐसे कैसे हो रहा है कि भाई E naught 0 है, सेल में E naught 0 है और फिर भी वो वर्क डन कर सकता है। तो अपन स्पॉन्टेनिटी बोर्ड की बात करते हैं। अपन को पता था कि यार यहां पर ना जिंक को जिंक आयन में ब्रेक होना है और यहां पर जिंक आयन को डिपॉजिट होना है। अपन क्या करेंगे, अगर अपन कहेंगे कि इसमें ना अगर ये ब्रेक होना है तो इस कंपार्टमेंट में जिंक आयन का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा तभी तो जिंक ब्रेक हो पाएगा इधर इजीली, भाई सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा ना फिर, तब इजीली ब्रेक हो पाएगा। और यहां पर कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो जिंक बहुत देर तक डिपॉजिट होता रहेगा। मतलब अगर मुझे यहां एनोड कंपार्टमेंट में लेस कंसंट्रेशन हो और कैथोड कंपार्टमेंट में जिंक का हाई कंसंट्रेशन हो, हाई कंसंट्रेशन मतलब C2 ग्रेटर देन C1, तो ये बहुत अच्छा कंडीशन होगा जिसमें कि सेल वर्क डन अपने आप कर सकता है। कैसे, मैं चाहता हूं कि यहां पर डिपोजिशन हो जिंक का तो बहुत सारा हो, और यहां पर जिंक को ब्रेक होना है तो यहां कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो ताकि यहां पर सैचुरेशन पॉइंट ना आए। तो अगर C2 बड़ा होगा C1 से तो दिस विल बी अ फेवरेबल कंडीशन। सो अगर C2 बड़ा है C1 से तो सेल विल बी स्पॉन्टेनियस, इट विल बी spontaneous reaction and cell can do the work, will do the work। तो सेल वर्क डन कर देगा। तो W will be equal to अपन को तो पता है माइनस डेल्टा G माइनस NFE, एक ही तरफ लगेगा माइनस E of the cell, that will be the work, right? तो अपन बता सकते हैं, बट दोनों तरफ मतलब सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होना चाहिए, यहां भी जिंक यहां भी जिंक, तो E naught ऑफ द सेल विल बी 0।
इसमें अपन क्वेश्चन बना सकते हैं, बस हमें ध्यान देना है कि कैथोड भी वही उसी मेटल से बना होगा जिस मेटल से एनोड बना है, लेकिन उनके कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। दोनों ही मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स है, ये मेटल मेटल आयन, ये भी मेटल और मेटल आयन, दोनों ही मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स है। मैं एक दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोड लेते हैं अपन, दूसरे एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में अपन मान लेते हैं, मान लो हमारे पास गैस इलेक्ट्रोड्स है, गैस इलेक्ट्रोड्स। अब अगर मेरे पास गैस इलेक्ट्रोड्स है तो मैं कहूंगा देखो सर, मैं गैस इलेक्ट्रोड को भी ऐसे बना सकता हूं। तो गैस इलेक्ट्रोड्स मान लेते हैं अपन, एक सेल ये है और एक सेल ये है अपने पास, ये दो सेल है अपने पास। अच्छा लास्ट पेज ना, चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं आप बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लो लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया? वेट सर, ठीक है। देखो पल्लवी, वो मतलब ऐसा हो रहा है, n का वैल्यू 2 क्यों आया? बिकॉज n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द प्रोसेस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द प्रोसेस होता है ना। ये नंबर ऑफ प्रोसेस लॉस्ट इन द प्रोसेस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द प्रोसेस, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए और उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो जैसे अपन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन लिखते थे ना, तो n का वैल्यू जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द प्रोसेस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द प्रोसेस। अच्छा ठीक है ना। सो मैं तो आपके आपके उसमें ही मतलब दे देता हूँ ना, आपके ग्रुप में नोट्स भेजता हूँ ना, अगर टैब पे पढ़ाया तो ठीक है ना, अगर टैब पे नहीं पढ़ाया तो फिर नहीं भेज पाऊंगा, फिर तो अगर बोर्ड पे पढ़ाया होता तो फिर नोट्स नहीं भेजता। ठीक है चलो देखते हैं। सर हाँ बोलो। सर आपने बोला तो देखो लॉग का याद करने का टेक्निक। अच्छा लॉग टेबल का, हाँ हाँ बता दूंगा बता दूंगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना अपन कुछ कुछ, तो बता दूंगा मैं। ठीक है ना। अब अपन चाहते थे कि इस सेल में डिपोजिशन हो, है ना, तो अपन ने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ले लेते हैं, और यहाँ पर ब्रेक होना है तो कम कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं जिंक आयन का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ब्रेक होगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो लो कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं ताकि डिपोजिशन ना हो पाए ज्यादा। सो C2 शुड बी ग्रेटर देन C1। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इसमें भी एक सेल बना लेते हैं अपन, और इसमें अब मैं गैस इलेक्ट्रोड अज्यूम करूंगा। अब अपन गैस इलेक्ट्रोड अज्यूम कर लेते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा वैसे नहीं करने वाला कि मतलब बहुत ज्यादा आप वो कर लो, अपन तो फटाफट बना लेते हैं, मतलब ऐसे नहीं करते हैं अपन कि बहुत सारा अपन लिखे, अपन फटाफट बना देते हैं। इसमें भी मैं वो लगाऊंगा, सॉल्ट ब्रिज लगाऊंगा। अपन बोल देते हैं भाई ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब गैस इलेक्ट्रोड में मैं दोनों ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ, मैं दोनों ही तरफ हाइड्रोजन, लेट अस टेक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड। तो अपन को एक बात पता है, अब मैं बहुत ज्यादा वो ग्लास इलेक्ट्रोड वगैरह मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, अब तो अपन सीधा सीधा लिख लेते हैं इसमें। मतलब अपन को पता है कि आप इसमें एक वो लगाओगे, प्लेटिनम शीट लगा दोगे तो ठीक है, अपन ऐसे प्लेटिनम शीट लगा देते हैं, ये प्लेटिनम शीट हो गया एक, और इसमें भी अपन एक ऐसे प्लेटिनम शीट लगा देते हैं। सो ये भी एक प्लेटिनम शीट लग गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में तो अपन ने ये प्लेटिनम शीट लगा दिया एक। अब अपन कहेंगे ठीक है, इसमें भी अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl ले लेते हैं, H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन HCl होगा तो C1 ले लेते हैं। अब मैं इसमें H प्लस आइन इसलिए लिख रहा हूँ ऐसे, C1 C2 ले लेते हैं। वैसे तो अपन को पता है कि अगर आप सिर्फ C1 C2 की बात कर रहे हो और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो दोनों का E नॉट तो जीरो ही होता है। C1 C2 में C2 बड़ा होगा, C1 छोटा होगा तो सेल वर्क डन करेगा।
ये तो अभी बता दिया आपने, लेकिन इसमें गैस भी अपन को ऐड करना होता है। H2 गैस, P1 एटमॉस्फेयर है, और यहां भी H2 गैस। अब मैंने ना वो ग्लास में जैसे अपन बनाते हैं ना, आपने देखा होगा वो ग्लास में अपन ऐसे प्रॉपर ट्यूब बनाते हैं गैस के लिए, वो सब। तो अब अपन यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं कि ठीक है मैंने एक ट्यूब ऐसे लगा रखा है, ठीक है ना। तो इधर भी H2 गैस होगा और P2 एटमॉस्फेयर होगा, दोनों में प्रेशर भी अलग है। तो कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करोगे, इक्वल प्रेशर है तो मुझे पता है C2 को बड़ा होना चाहिए C1 से। वो क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहां पर H+ आयन डिपॉजिट होगा, और यहां पर H+ आयन, जो ये गैस है ना, इस पे H+ आयन फॉर्म होगा। H2 विल गेट कन्वर्ट इनटू H+ आयन, वो तो मैं रिएक्शन से ही बता दूंगा। एनोड रिएक्शन में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है H2 विल गेट कन्वर्ट इनटू H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इधर क्या होगा? तो अपन कहेंगे कैथोड रिएक्शन जो होगा, तो कैथोड में अपन कहेंगे भाई जो H+ आयन होगा ना, ये डिपॉजिट होगा, ट्वाइस ऑफ H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्ट इनटू H2, मतलब यहां पर H2 लिबरेट होगा। तो फिर आप ऐसे एरो क्यों बना रहे हो? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है ना, मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें H2 गैस का प्रेशर कितना है। इधर P2 प्रेशर है, इधर P1 प्रेशर है। अब अपन कहेंगे देखो भाई ये एनोड रिएक्शन है, कैथोड रिएक्शन। पहले मैं एक बार सेल रिएक्शन लिख लूं। सेल रिएक्शन में अपन कहेंगे, एक बार मैं लिखूंगा H2 प्लस ट्वाइस ऑफ H+ आयन गिव्स यू H2 प्लस ट्वाइस ऑफ H+ आयन। अपन कहेंगे ये क्या है सर? तो अपन कहेंगे ये क्या मतलब, ऐसे लिखेंगे अपन कि ये वाला प्रेशर एनोड वाला है लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि कैथोड वाला तो H2 राइट हैंड साइड पे है, ये कैथोड वाला है, और ये एनोड वाला प्रेशर। H+ साइन ऑफ एनोड वाला विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, और कैथोड वाला H+ साइन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसका प्रेशर मुझे गिवन है कितना? P1, इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2, इसका प्रेशर P2। दैट इज द सेल रिएक्शन। अब दोनों ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं, तो वी नो दैट E0 ऑफ हाइड्रोजन ना SRP, दैट इज E0 ऑफ हाइड्रोजन सेल ना, रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो अपन को पहले से पता है वो 0 होता है। तो ठीक है, E cell will be equal to 0 minus 0.0591 upon n। n कितना है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो n का वैल्यू तो 2 है, इनटू लॉग ऑफ QC क्या होगा? दिस इनटू दिस। चलो भाई एक बार अपन चेक कर लेते हैं। प्रेशर की जगह आप वो लिख दो ऐसे, इसको रिवर्स करते हैं, इसको अपन प्रेशर लिख लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो ये होगा ना, इसका C2 कॉन्सेंट्रेशन, C1 C2। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ यार, देख लेना एक बार है, C1 C2 देख लो भाई। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो अपन चेक कर लेंगे, तो अपन कहेंगे हाँ गड़बड़ हुआ आपसे। क्या गड़बड़ हुआ? ये C2 है, क्योंकि कैथोड में कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C2। सो ये C2 है, ये C1 है। देख लो भाई, अब अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले लेकिन एक और चीज अपन गड़बड़ कर सकते हैं, सो डायरेक्टली ये नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूंगा। इसमें ना पार्शियल प्रेशर एट द कैथोड multiply by H+ sign of the anode at ये स्क्वायर लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर एट द एनोड मल्टीप्लाई बाय H+ sign concentration at the cathode to the power of 2। तो ये पावर वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखना, कंसंट्रेशन कहाँ किसको लिखना है वो ध्यान रखना, क्योंकि उसमें अपन से गलती हो सकती है। अब अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, ई सेल लिख लेते हैं 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ, मैं ये नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाऊंगा इनको इन्वर्स करके। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनोड तो P1 था, सो P1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड तो C2 था, C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 इंटू C1 स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गया। अब अपन क्या करेंगे? राइट, टू गेट ई सेल ग्रेटर देन 0, अगर मुझे ये ग्रेटर देन 0 चाहिए तो देन P1 C2 स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन P2 C1 स्क्वायर। अगर ये होगा तो होगा, अगर ये वैल्यू बड़ा है इससे तो होगा,
राइट। और अगर अपन कहेंगे कि भाई मतलब if C1 is equal to C2, then we'll write that P1 must be greater than P2. If P1 equal to P2, तो फिर तो मुझे पता है C2 should be greater than C2 to get E cell greater than 0. अगर सेल से वर्क डन करवाना है तो अपन को पता है कॉन्सेंट्रेशन तो अपन पहले ही पढ़ चुके थे, प्रेशर P1 और ग्रेटर देन P2 होना चाहिए, तो E सेल ग्रेटर देन 0। अब ये कैलकुलेशन से किया अपन ने, मतलब अपन ने सीधा सीधा ईएमएफ लिखा है ऐसे। अगर उस सेल को ऑब्जर्व करोगे तो साफ समझ में आएगा कि हमें ये करना पड़ेगा। अगर सेल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको साफ समझ में आएगा, क्योंकि अगर इधर मुझे H प्लस साइन कम चाहिए, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन होना है, बनेंगे ना H प्लस साइन, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि H प्लस साइन डिपॉजिट होगा, है ना। अब अपन कहेंगे जैसे जैसे सेल वर्क डन करेगा ना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा शॉर्टकट मारूंगा ना मैं तो गड़बड़ होगी, इसलिए ज्यादा शॉर्टकट नहीं मारते, वो रिएक्शन सामने दिख तो रहा है इसका, ठीक है ना। व्हेन सेल डज वर्क तो अपन कहेंगे देखो एनोड कंपार्टमेंट में H प्लस साइन बनेगा, इसका मतलब है इसका पीएच कम होगा, मतलब अगर ये सेल वर्क डन करेगा तो एनोड कंपार्टमेंट में पीएच डिक्रीज होगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन बढ़ेगा, और इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन कम होगा तो फिर पीएच बढ़ेगा। वी आर एबल टू टेल डायरेक्टली कि किस कंपार्टमेंट में पीएच कम होगा और किस में बढ़ेगा। जिसमें H प्लस साइन बढ़ रहा है उसका पीएच कम होगा, और जिसमें H प्लस साइन कम हो रहा है उसका पीएच बढ़ेगा। Even if we use the weak acids, if we use the weak acids, then also E नॉट तो जीरो ही रहेगा। E नॉट तो अब वीक एसिड है तो चाहे कुछ भी हो, H प्लस साइन तो द ईएमएफ ऑफ चाहे वीक एसिड से H प्लस साइन आए या किसी से भी H प्लस साइन आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल तो H प्लस साइन का जीरो ही होगा। H प्लस साइन कम होना चाहिए, वो कह रहा है कि मतलब कोई अपन से पूछ रहा है कि सर एनोड में तो H प्लस साइन कम होना चाहिए, हाँ तो कम होना चाहिए मतलब रिएक्शन में कम नहीं होना चाहिए, पहले से कम होना चाहिए जब अपन शुरू करेंगे रिएक्शन। अगर पहले से H प्लस साइन कम होगा और फिर अपन H2 पास करेंगे टू कन्वर्ट इनटू H प्लस साइन, तो पहले से कम होगा तभी तो इजीली H2 H प्लस साइन में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर पहले से ही बहुत ज्यादा है तो फिर तो जल्दी से सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, राइट ना। तो पहले से सेल रिएक्शन शुरू होने के पहले कम होना चाहिए तो फीजिबल रिएक्शन है ना। और अगर अपन कोई वीक एसिड यूज करेंगे ना, इवन इफ वी यूज द वीक एसिड, इसमें मैं ऐसे भी बोल सकता हूं तुमसे कि इसमें एसिडिक एसिड ले लिया मैंने और इसमें मैंने HCl ले लिया, ठीक है। तो एनोड कंपार्टमेंट का अगर एसिडिक एसिड लूंगा तो कैसे लिखूंगा H प्लस आई अंडर रूट ऑफ K इंटू C। if we take aqueous CH3COH in any compartment, cell, half cell, then take its H plus sign as अंडर रूट ऑफ K इंटू C, वो आयनिक यूज कर लेंगे। फिर तो मैं बफर भी ले सकता हूं किसी सेल में, हाइड्रोलिसिस सॉल्ट भी ले सकता हूं किसी भी सेल में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए। हाँ,
आप बोल सकते हो लीचर, मैं तो यूज ही कर रहा हूँ सारे कंसेप्ट। भाई अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो ये डिसोसिएट इजीली हो जाएगा, बट अपन बिल्कुल फोकस करके अगर रखें तो अपन किसी और कंसेप्ट को यूज नहीं, मिक्स नहीं करके, हमें सीधा सीधा चाहिए भाई आप दोनों में किसी एक में, दोनों में बफर सोल्यूशन ले लो अलग अलग पीएच के, तब मैं उनके एच प्लस साइन उस बफर से कैलकुलेट कर लूंगा। बफर सोल्यूशन आते हैं अपन को, क्या होता है ना, तुम तो उससे भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं कि अगर हमें गैस इलेक्ट्रोड गिवन है और कंसंट्रेशन सेल्स गिवन है तो अपन किस टाइप से बताएंगे क्वेश्चंस। लिख लिया ये। तो फिर नेक्स्ट पेज पे, बिकॉज कंसंट्रेशन सेल दो ही टाइप से हो सकते हैं, या तो गैस के रिस्पेक्ट में होगा कंसंट्रेशन सेल, या फिर मतलब कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो इस पॉइंट से अपन बता सकते हैं, और दोनों के रिस्पेक्ट में होगा दोनों से बता दो। दोनों के रिस्पेक्ट में बता दो, अगर दोनों के रिस्पेक्ट में होगा तो। ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कभी ऐसे भी हो सकता है मैं अपन को क्वेश्चन दे दिया कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ, हाँ कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, ऑफ द सेल कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, which is placed in solution of copper hydroxide of pH is equal to 40. Of pH is equal to 40. कोई बात नहीं, मुझे लग रहा थोड़ा सा मतलब और इजी लेके बच्चों को पहले और थोड़ा समझाना था, फिर इस टाइप के क्वेश्चन पे जाओ, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको बता रखा है लेकिन साफ साफ, तो मे भी तुमको याद ना रहे, बस मैंने इसलिए कहा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल दिस व्हिच इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब मैंने कॉपर आयन को हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में लिया हुआ है, ठीक है चलेगा। और उस जो कॉपर हाइड्रोक्साइड आपने लिया उसका पीएच 14 है ना। गिवन दैट KSP of copper hydroxide is equal to 10 की पावर -12 and E naught of copper ion to copper is equal to 0.34, ऐसे गिवन है वोल्ट। तो आंसर के लिए अपन क्या करेंगे ना, मैं थोड़ा सा मतलब आंसर आपको पहले थोड़ा बताऊंगा, वैसे पहले बताया मैंने। सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि सर एक बात बताओ, किसी भी हाफ सेल का मैं ईएमएफ तो कैलकुलेट कर नहीं सकता, मैं तो कंप्लीट सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अगर मुझे हाफ सेल दोगे आप, तो मैं उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो पूरा सेल चाहिए कैलकुलेशन के लिए। अगर कोई हाफ सेल आप दोगे या आधा रिएक्शन आप दोगे, कोई भी आपने रिडक्शन रिएक्शन दिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिया, मुझे पता है कि मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे दोनों चाहिए, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन गेन इन द प्रोसेस, दोनों ही चाहिए मुझे। अगर आपने नहीं दिया तो एक ही अगर आपने दिया ये इन दोनों में से, तो मैं कहूंगा फिर दूसरे को मैं SHE मान लूंगा। तो अपन कहेंगे देखो सर, इसमें मैं इस हाफ सेल का के बारे में अगर मुझे कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो मैं कंप्लीट सेल बना लूंगा, किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। और आपने साफ साफ बता रखा है कि इसका ई नोट जो होता है वो 0 होता है, और आपने साफ साफ बोल रखा है कि जिसका ई नोट ज्यादा हो उसको कैथोड समझना और जिसका ई नोट कम हो उसको एनोड बना लेना। सो मेरे पास ये शेल है। एनोड रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मुझे पता है, आप ऐसे लिखोगे।
और कैथोड रिएक्शन वो भी मुझे पता है, आप कैथोड रिएक्शन क्या लिखने वाले, copper ion plus 2 electron converts into power. So I know that cell reaction, copper ion plus H2 gives you copper plus twice of H plus. अब अपन कहेंगे सर मुझे एक बात पता है कि ये 1 एटमॉस्फेयर होगा और ये 1 मोलर होगा, तभी तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसलिए इसके बारे में आप कुछ ना भी लिखते तो भी चलता, क्योंकि क्यूसी में ये भी 1 है, ये भी 1 है, इनका कोई रोल नहीं होगा। इसलिए आप क्यूसी में सिर्फ इसको, मतलब मैं क्यूसी को अगर ऐसे भी लिख लूं तो भी चलेगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखूंगा तो भी चलेगा। अब ध्यान देना सारी चीजों को, है मैं काफी सारी चीजें एक साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैंने आपको बता दिया कि मेरे दिमाग में आया था कि ये क्वेश्चन मत करो, लेकिन आइनिक वाइनिक पढ़ा हुआ है ना, क्या फर्क पड़ता है, आपने बता तो रखा है पहले, आप बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, अब तक जो बताया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब अपन कहेंगे देखो भाई यहां पर है ना अगर आपको ईएमएफ ऑफ द सेल चाहिए तो ये तो आ गया, अपन कहेंगे ऐसे कैसे आ गया सर, ये तो आ गया, वो क्यों, क्योंकि आपने इस सेल में केएसपी यूज करना है, और केएसपी यूज करने का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो आप कुछ भी लिखते रहो यहां, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां पर लिख लेता हूं वर्ड्स में। तो ये जो आप लिख रहे हो ना, ये आप क्यूसी नहीं लिख रहे हो, केएसपी लिख रहे हो। अपन ने पढ़ा हुआ है, देखो अपन ने क्या पढ़ा हुआ है मैं आपको बताता हूं। अपन ने पढ़ा हुआ है कि ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ क्यूसी। अपन ने कहा था कि सर अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब ये दोनों बराबर होते हैं ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन ऑफ केसी। इधर क्यूसी कभी नहीं होता जब डेल्टा जी नॉट होता है, डेल्टा जी होता है तो क्यूसी केसी क्यूसी होता है, माइनस आर टी लॉग ऑफ एल एन ऑफ क्यूसी। जब इक्विलिब्रियम आता है तो फिर जो अपन ने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, डेल्टा जी लेफ्ट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी यूज्ड, तो अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई जब ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसी को कहते हैं अपन सेल का इक्विलिब्रियम आ गया। तो अपन ने नर्स्ट इक्वेशन जब पढ़ा था तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आपको क्या करना है, राइट। तो अपन को पता है कि सर देखो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने के बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे, जब आपने इक्विलिब्रियम की बात की है और आपने पूछा ईएमएफ ऑफ द सेल तो 0, ईएमएफ ऑफ द सेल तो 0 है। ठीक है, तो फिर अब वापस चलते हैं अपन, है मतलब ये पार्ट मैंने सिर्फ याद दिलाया है, इसको आपको याद दिलाया, अब चलते हैं अपन काम की बात पे। तो अपन कहेंगे सर इसमें फिर मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए, मतलब फिर मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल पूछोगे वो तो 0 हो गया, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, तो ई सेल तो 0 हो जाएगा, और ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए, और ई नॉट मुझे गिवन है तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कुछ भी नहीं, फिर तो हो गया सेल। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन को देंगे और अपन को लगेगा पता नहीं यार कोई बहुत बड़ी चीज दे दी अपन को लगेगा कोई बहुत बड़ी चीज दे दी। नहीं, अपन मैथमेटिकली अगर आप ये बोल रहे हो कि ये दोनों 0 है तो अपन को ये पता है ना ईएमएफ ऑफ द सेल, आप तो फ्री एनर्जी से बता सकते हो ना, फ्री एनर्जी से बता सकते हो ना कि भाई आप ये कह रहे हो कि 0.34 है मेरे पास माइनस 0.0591 अपॉन ये 2 है इनटू लॉग ऑफ, तो आप केसी लिखोगे ना, तो आप केसी जो आपके पास है वो के इक्विलिब्रियम होगा ना, आप के इक्विलिब्रियम को प्रूव कर दो कि ये 0 है, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे ना कि जितना पोटेंशियल था उतना हमने यूज कर लिया, तो इसको 0 लिखते हैं
और कैलकुलेट करके बता देते हैं भाई, ये दोनों इक्वल टू होना चाहिए। केसी ना, ये यहां पर अपन क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट 1 कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब आप कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लो। तो कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए अपन बता देंगे, पॉइंट कितना 68 डिवाइड बाय 0.06 ले लेंगे इनटू लॉग ऑफ 1 कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये आ गया अपने पास। तो फिर उसके लिए आपको कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए फिर ये वाले पार्ट भी गिवन है ना अपन को, तो दोनों चीजें अगर एक साथ गिवन होंगी तो कैसे अपन प्रूव कर पाएंगे। अपन को ये वाला पार्ट में से होना चाहिए, तो ई नॉट बता सकते हैं कि ई नॉट कितना होगा, वो डाटा अपन सेट करके और उस हिसाब से बता सकते हैं कि ई नॉट कितना ईएमएफ बचा होगा सेल में। वो बोल सकते हैं अपन कि जब pH इक्वल टू 14 हो जाएगा तो कितना ईएमएफ बचेगा, वो अपन बता सकते हैं। सो या तो अपन कॉपर आयन कैलकुलेट कर लें, तो फिर आपको pH मिसिंग होना चाहिए क्वेश्चन से। तो मैं बता सकता हूँ कि कॉपर आयन होगा तो KSP की वैल्यू से लिख के अपन को ये से KSP लिख सकते हैं ना अपन, ये कॉपर आयन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा और OH बता दूंगा। KSP मुझे गिवन है, कॉपर आयन मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ और फिर OH बता दूंगा, POH आएगा तो फिर pH बताऊंगा, अभी तो pH भी गिवन है मुझे, तो फिर इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा मुझे, जो उससे शायद नहीं होगा। देखते हैं कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है। सर जो आपने राइट साइड में लिखा है ना, वो आप वापस बता सकते हैं कि आपने रीजन क्या है वो लिखने का। ये वाला पार्ट, हाँ सर, मतलब वो डेल्टा जी वाला। वो तो अपना इसलिए था ना कि डेल्टा जी नॉट इज टोटल माइनस डेल्टा जी अपन को गिवन होता है यूज्ड इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी लेफ्ट। बताया था ना, मार्केट से नया सेल लेके आए उसका फ्री एनर्जी ये होगा, रिमोट में डाल के थोड़ी देर यस यूज सर। किया तो ये बचा हुआ है, राइट ना। तो क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यार कैसे अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं अपन, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। वही पूछा आपने, मैंने बता दिया। आप कोई डाउट है तो बताओ सर। हम्म। हमें केएसबी दिया हो तो मैं ये तो नहीं कह सकते कि मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब तो दिया हुआ है ना कि इतना सोल्यूबल होगा, मतलब इतना कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं इससे, मतलब ऐसा नहीं, नहीं कह लेकिन सकते। कॉपर का कंसंट्रेशन अपन, जैसे कॉपर का कंसंट्रेशन अपन निकाल दें इससे, अब क्या पीएच भी आपने दे रखा है कि जब आपने ये सेल यूज किया है तो पीएच इज इक्वल टू दिस मच और केएसपी इतना होता है, तो आपको कॉपर आयन कंसंट्रेशन इन दोनों को मिला के कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कॉपर आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिस करना होगा इसमें, मतलब इस क्वेश्चन में आप इसको मत दो, अब मुझसे कैलकुलेट करवाओ कि इस कंडीशन में, अब इसको मत दो, अब कैलकुलेट करवा लो आपकी इस कंडीशन में बताओ कितना ईएमएफ होगा सेल के पास, आपने वो भी दे दिया तो फिर मैं फंस गया। अब इस कंडीशन में अगर अपन को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो अपन कैलकुलेट कर देते, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया तो, लेकिन मैं चुप था उसमें कि यार ज्यादा मत बोलो, अभी वेट करते हैं थोड़ा बच्चों को। अपन को पता था ये 0 है, ये ई सेल है, अब आप इसमें लिखते हैं 0.0591 अपॉन n 2 है इंटू लॉग ऑफ, अगर इसको 0 किया तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा दैट इज 1 कॉपर है, ये सेल दिया था ना मुझे, तो मैं लिखूंगा इसमें 1 कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन क्यूसी के हिसाब से, लेकिन जब ये 0 किया तो वो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आ गया। अब अपन कहेंगे कि आप मुझे पहले ये बताओ कि कॉपर आयन कितना, ई सेल जो अपन लिख रहे हैं ना इधर, ई नोट ऑफ द सेल, अब ये 0.0591 होगा डिवाइडेड बाय 2 होगा तो लॉग ऑफ, अब मैंने यहां पर पॉजिटिव किया तो ये कॉपर आयन है, अब कॉपर आयन कहां से लेके आए, तो अपन कहते हैं कॉपर आयन यहां से लेके आओ। कैसे लेके आओगे, ये 10 की पावर -12 की बने, ये कॉपर आयन है और ये OH माइनस आयन, पीएच कितना गिवन है अपन को 14, मतलब H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 की पावर -14, तो OH माइनस आयन इज इक्वल टू 1,
तो अपन कहेंगे अगर ये 1 का स्क्वायर है तो मुझे पता है कॉपर आयन कितना है, 10 की पावर -12 लिख दो, 10 की पावर -12 अपन लिखते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तब अपना अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अब अच्छा क्वेश्चन बन गया अपना कि अब आप कॉपर आयन क्या करोगे, वहां से कॉपर आयन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये कॉपर आयन आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो ई ऑफ दी सेल जो है 0.0591/2 इंटू लॉग ऑफ कॉपर आयन 10 की पावर -12 है। 10 की पावर -12 का मतलब हो गया -0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 कर लेते हैं, ये आ गया अपने पास, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 आ गया अपने पास, -0.3 ई नॉट होता सर, ये वोल्टेज हो गया। तो अपना आंसर ऐसा है। समझ में आया ना? तो अपन ने तो बस वही कैलकुलेशन किया जो अपन को गिवन था, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं था। थर्ड स्टेप में अपन ने क्या किया, मतलब ये अच्छा इसको इधर लेके गए तो ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इधर से इधर आएगा। हाँ नेगेटिव साइन में सर हाँ बोलो। नेगेटिव रहेगा तो फिर 10⁻⁻12 भी डिनोमिनेटर में रहेगा और फिर वो न्यूमरेटर में जाके 10⁻+12 हो जाएगा। कर देता हूँ। इसको अपन उधर लेके गए तो ये कॉपर ऐसे रहेगा। अच्छा ठीक है ना, कर ही लेते हैं यार कैलकुलेशन, 1 मिनट रुक जा, मुझसे गलती हो गई होगी क्योंकि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया न्यूमरेटर पे। तो कॉपर आयन था अपने पास 1/10 की पावर -12, ये अपने पास आया पॉइंट, वैसे मैंने पॉजिटिव कर दिया था उसको, 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर 12। तो वही तो किया था यार हमने, वही तो किया था हमने, ले भाई 12 आ गया। कितना दिया था मैंने, 0.34 वोल्ट आ रहा है। हाँ अब जो पहले क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग तो मुझे कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं था, क्योंकि आपने दोनों चीजें मुझे दे दी और आपने सिर्फ मुझसे पूछा था ईएमएफ बताओ कितना है, तो वहां कैलकुलेशन था ही नहीं, वो 0 तो आ ही रहा था, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी आपने मुझे दे दी थी पहले क्वेश्चन में। तो इसको भी क्या कैलकुलेट करूं, वो है, वो तो दोनों इक्वल होंगे, ये तो 0 ही लिखना है। तो इक्विलिब्रियम मतलब पहले अपन को 0 लिखना था, अपन को पता था इक्विलिब्रियम मतलब 0 है ना, इक्विलिब्रियम पे 0 होगा, वो अपन लिख लेते हैं। सर आपने क्यूसी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, वापस बता सकते हो? जब ये 0 करोगे ना तो क्यूसी तो केसी बन जाएगा एट इक्विलिब्रियम, ये है ना, इधर ये 1 है, ये भी 1 है, ये सॉलिड है, तो बताओ इसको क्या लिखोगे इस रिएक्शन के लिए, क्यूसी ये, और जब इक्विलिब्रियम Okay, लिखोगे तो क्यूसी को क्या बोलेंगे अपन, केसी। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। ये कंसंट्रेशन डाउट है। अपन एक क्वेश्चन कंसंट्रेशन से लेते हैं, मैं आगे पेज पे जा रहा हूं। एक तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं, पहले तो फ्रॉम रिएक्शन लिखते हैं, थोड़ा सा ना, मतलब अब छोटे छोटे क्वेश्चंस ना, जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं ना उस टाइप से छोटे छोटे थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल पे जाएंगे। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, H2 plus silver ion gives you Ag plus twice of H plus ion. तो अपन कहेंगे देखो H2 H plus ion में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मुझे एनोड रिएक्शन लिखना है ऐसे,
ये मेरा एनोड रिएक्शन है और मेरा कैथोड रिएक्शन ये रहेगा। वो दिख रहा है रिएक्शन में, आपको दिखेगा, सेपरेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज। इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा C, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा C। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसे लिख रहा है ना, तो उसमें बोलते हैं अपन को कि ये रिएक्शन है, बताओ भाई इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। वो ऐसे भी लिख सकता है। मतलब अपन को ऐसे भी दे सकता है, Cl माइनस है ना, और इसको मैं रिएक्ट करूंगा सपोज दूसरा किसी, ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg में और ये ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आई में। किसी को डाउट है तो बता देगा। हाँ आएगा ना पीटी, रुक जाओ एक मिनट, देख बताता हूँ ना, रुक जाओ, क्योंकि जैसे तुम लोग लिखते हो मुझे पता तो चल ही जाता है कि किसी ने कुछ पूछा है। ये Cl, ठीक है। अब एक इस टाइप से सेल होगा, तो अपन कहेंगे देखो इसमें अपन को साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, मतलब Cl माइनस है Cl2 में कन्वर्ट, सेपरेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, और मैग्नीशियम आयन जो है वो मैग्नीशियम में कन्वर्ट हुआ। अब एक और लिखते हैं और फिर थोड़ा इसमें और चेक करेंगे अपन को क्या करना चाहिए है। मेरे पास Fe3 प्लस है, राइट। इसको कन्वर्ट करते हैं अपन Al+3 में और इसको कन्वर्ट करते हैं अपन Fe+2 में। अब इसको देख के साफ साफ समझ में आ रहा है यार, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो इसको लिखूंगा मैं, एल्यूमिनियम कन्वर्ट्स इनटू Al3+, सेपरेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, और Fe+3 कन्वर्ट इनटू Fe। अब एकम देखो, अब इधर देखो क्या करना होता है अपन को। अब इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं, H2 react with AgNO3 to give me silver plus twice of HNO3, मैं ऐसे भी बता सकता था। तो ये हमें समझना है कि सर ये +1 था, ये 0 था, ये 0 था, ये +1 आया। तो वो ऐसे भी दे सकते हैं रिएक्शन को, यहां भी अपन को ऐसे भी दे सकते हैं रिएक्शन, भाई ये गिवन है अपन को ऐसे Cl, तो अपन को वो ऐसे गिवन हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, वो मतलब ऐसे मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट लिख लेंगे, तो अपन यहाँ मतलब ऐसे कुछ बना देंगे। ऐसे मुझे क्या करना था कि इसमें जो ये तो रिप्रेजेंटेशन लिखा आपने, ये सॉल्ट ब्रिज है, इधर कॉन्सेंट्रेशन, इधर कॉन्सेंट्रेशन, इधर प्रेशर भी लिखना पड़ेगा। मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते थे कि भाई H2 है, इसका प्रेशर P1 अपन को गिवन है 1 एटमॉस्फेयर लाइक दैट, और ये H+ साइन कॉन्सेंट्रेशन है, या जो भी आपको गिवन होगा, तो या जो भी बन रहा होगा वो लिख देंगे और उसका कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे। फिर सेपरेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, फिर AgN अगर सॉल्ट के फॉर्म में तो पूरा सॉल्ट लिखो, जैसे इधर AgNO3 तो वैसे सॉल्ट लिखो, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन लिखो, और फिर उसके बाद आप सिल्वर लिखो। ये इस टाइप से आपको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ओपन का क्वेश्चन में देंगे। और गैस के साथ हमेशा प्लेटिनम लिखा जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, प्लेटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा, और प्लेटिनम हमेशा या तो एक्सट्रीम राइट पे होता है या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है। प्लेटिनम कभी बीच में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, चलो अब यहां देखते हैं। अब अपन कहेंगे सर देखो, इसमें भी आप यहां पर एक्वस लिखोगे, यहां पर गैस लिखोगे, और यहां पर आप एक्वस लिखोगे, यहां पर सॉलिड लिखोगे।
ये भी गैस है सर, क्योंकि गैस इलेक्ट्रोड जो होगा ना उसमें प्लैटिनम वायर होता है। अपन Cl2 गैस पास करेंगे और इधर Cl माइनस इन कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो इनका जब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा तो हवा में थोड़ी होगा, वहां प्लैटिनम लिखना ही होता है, इसलिए तो अपन प्लैटिनम लिखते हैं गैस इलेक्ट्रोड के साथ। इसमें प्लैटिनम कहां लिखूं भाई? अगर मैं प्लैटिनम यहां लिखता हूं, क्योंकि प्लैटिनम तो गैस के साथ ही लिखा जाएगा, तो आप तो कह रहे थे या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा या फिर एक्सट्रीम राइट में होगा, तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा। प्लैटिनम तो हमेशा गैस के साथ ही लिखा जाएगा, हमें इस सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हमें इस सेल को ऐसे लिखना पड़ेगा। हमें उस सेल को ऐसे लिखना पड़ेगा। वो इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमें प्लैटिनम लिखना है, लेकिन ये अपन को पता है कि ये एनोड है, और ये भी अपन को पता है कि अगर ये एनोड है तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन सर यहां पर आपने ऑक्सीडेशन दिखा नहीं रखा है। हाँ, तो वो गैस की वजह से। अगर कोई इस तरफ लिखा हुआ है, हमें देखो यहां अपन को दिखता है ये रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया आपने, वो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन सर यहां पर तो ऐसे नहीं दिख रहा है, यहां तो ऐसे लग रहा है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन नहीं हो रहा, वो तो ऑक्सीडेशन ही रहा है। लेकिन गैस हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा जाएगा, अगर इस तरफ होता तो एक्सट्रीम राइट में लिखा जाएगा। उसके लिए अगर अपन को ऐसे भी लिखना पड़े तो आप लिखोगे, क्योंकि प्लैटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा, और प्लैटिनम कभी भी इन बिटवीन नहीं आएगा, या तो एक्सट्रीम राइट पे आएगा या एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा। ये गैस वाले पार्ट का रिप्रेजेंटेशन याद रखना, क्योंकि ये जरूर पूछते हैं एग्जाम में, और बच्चों को हमेशा यही पता रहता है ना, वो कहते हैं अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, और वो गलती कर देते हैं, ये गलत है। तो उस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर अपन को गैस इलेक्ट्रोड है, तो ये सिर्फ गैस में होता है या फिर रिडॉक्स में, जैसे अपन यहाँ भी करने वाले हैं। Al को Al3+, ये तो एक्वस आयंस है, और ये Fe3+, Fe2+ में, तो ये प्लैटिनम लिखना पड़ेगा। ये अपन ने तो पढ़ा भी है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, वो एक्सट्रीम राइट पे आएगा, हमेशा एक्सट्रीम राइट पे आएगा। प्लैटिनम हमेशा एक्सट्रीम राइट पे आएगा या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा, वो अपन को पता है। सो इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि वो गलती कर देता है स्टूडेंट। ठीक है, एक तो सेल रिप्रेजेंटेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कई बार अपन से बहुत सारे रिएक्शंस गिवन होंगे, तो मतलब जैसे अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ दी सेल्स में, सो अपन लिखेंगे सेल पोटेंशियल मेड ऑफ 2 हाफ सेल। देखते हैं, तो अभी बता तो दिए सर आपने सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्या कर रहे हो आप, एग्जांपल लेके देखते हैं। मान ले मेरे पास कॉपर +2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट होता है, इसका E0 मुझे गिवन है, और फिर मुझे मेरे पास एक कॉपर +1 दूसरा हाफ सेल है, ये इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट होता है, इसके लिए मुझे गिवन है E2 और मुझसे कहा गया कि कैलकुलेट करो कॉपर +2 एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट होता है, इस सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करो। तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, इस वाले सेल को रिवर्स करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। भाई अपन को क्या करना है, Cu+2 ले लो, +2 इलेक्ट्रॉन करो और कन्वर्ट इनटू कॉपर करो, E1 नॉट आपको दे ही रखा है, जो भी वैल्यू दे रखी होगी
और कॉपर बाद में इसको रिवर्स कर देते हैं अपन, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर +1 प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसका ई जो होगा, अब आपने रिएक्शन रिवर्स किया तो माइनस साइन लगा दूंगा, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, और मेरे पास बचेगा ये कॉपर +2, एक इलेक्ट्रॉन बचा और कॉपर +1 में कन्वर्ट हो गया। लो भाई E3 नॉट आ गया, E3 नॉट इन दोनों को ऐड किया आपने, सो E1 नॉट प्लस -E1 तो -E2 नॉट कर देता हूं, ये लो सर हो गया, उसमें क्या है। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये गलत होगा, राइट ना, इट्स रॉन्ग। तो अपन कहेंगे भाई गलत क्या है इसमें, कुछ मुझे तो नहीं लग रहा गलत। E naught values are not thermodynamic properties, are not extensive properties. E naught values are not thermodynamic properties, they are intensive properties. Intensive properties. So they cannot be added, subtracted directly. अब ये समझ में नहीं आई बात सर, पता क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है E naught of silver ion into silver is 0.8, ये होता है। कॉपर के लिए लिख लेते हैं, कॉपर भी तो अपन को पता है, कोई भी लिख लो, E naught of copper अभी लिखा था, तो अपन ने कैलकुलेशन में भी देखा था, क्योंकि मोस्टली जो वैल्यूज लेता हूँ वो एग्जैक्ट वैल्यूज थे, क्योंकि एसपी वगैरह भी अपन ने एग्जैक्ट वैल्यूज ही लिए थे, 0.34 होता है। तो ये ना टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है। अब मैं लिखूंगा अच्छा ठीक है, बताओ कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट होगा कॉपर में, और इसकी टेंडेंसी जो है वो ये होती है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं रिएक्शन को, तो अपन कहेंगे ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? भाई आप एक कॉपर आयन ले लो या 10 कॉपर आयन ले लो, टेंडेंसी तो यही रहेगी। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, अब आप चाहे एक फ्लोरीन से बताओ या 10 फ्लोरीन से बताओ, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 4 ही रहेगी, दैट इज अ टेंडेंसी। टेंडेंसी थोड़ी चेंज होगी, अमाउंट चेंज होगा, तो अमाउंट से तो इंडिपेंडेंट है, वो बता दिया आपने, इट इज अ टेंडेंसी। मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, अब चाहे एक कॉपर ले लो या 10 कॉपर ले लो, भाई कॉपर की जो टेंडेंसी है उतनी रहेगी, वो मतलब 10 कॉपर होंगे तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा ज्यादा टेंडेंसी हो जाएगी गेन करने की, नहीं, जो कॉपर आयन की टेंडेंसी है वही रहेगी। तो आप इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे अपन इन नॉट को। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब 1 मोल कितना एनर्जी देता है, तो 2 मोल कितना एनर्जी देगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा ई, ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, जो अगर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनको भी मल्टीप्लाई करना होता है, दे आर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, free energy, heat capacity, they all are the extensive property. All thermodynamic properties will be extensive properties. ठीक है, तो फिर अपन कहेंगे तो भी सर कोई बात नहीं, इसको मतलब उसमें क्या है, आपने मुझे बता दिया, अब चलो कोई बात नहीं, तो मैं इनको कन्वर्ट कर दूंगा, उसमें क्या है। मुझे अगर मान लो ये नहीं है तो आप ऐसा लिखा रहने दो जैसे लिखा हुआ है, आपने कहा ना दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, आपने कहा ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता सर, डेल्टा, इसको क्या करता मैं ऐसे कर देता, भाई मुझे तो ये गिवन ही थे, तो मैं ऐसे कर लेता, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू कॉपर, और इसके लिए डेल्टा G1 नॉट लिख लेता, -N1 NFE ना होता ना, NFE होता है ये, तो मैं इसको
डेल्टा जी में कन्वर्ट कर लेता हूं, माइनस NF(E1)0। लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। और इसको रिवर्स कर देता हूं, तो इसको कर देता हूं वैसे ही, कॉपर कन्वर्ट्स इनटू, अब इसको क्यों लिखे, रिवर्स कर लेते हैं उसको। तो कॉपर विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, कॉपर +1 प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए डेल्टा G2 नोट कर लेता हूं, E2 नोट कर देता हूं। अब E2 नोट का वैल्यू रिवर्स करने से क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और क्या होता है, ऐड कर लेता हूं। तो मैं कहता हूं कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्ट इनटू कॉपर +1, और इसको डेल्टा G3 नोट कर देता और बोल देता माइनस, ये N1 था, ये N2 था, ये N3 है, FE3 नोट कर लेता, ये तो अपन कहते हैं अब डेल्टा G3 नोट क्या है, इज इक्वल टू डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट। तो लिख लेता मैं माइनस N3FE3 नोट इज इक्वल टू माइनस N1FE1 नोट प्लस माइनस N2FE2 नोट। कर दो, मैंने कब कहा नहीं होगा, आपकी मर्जी। अभी मैंने ये सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, इसलिए कुछ किया नहीं भाई, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, मैंने सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया था। F कैंसिल करूंगा, नेगेटिव साइन कैंसिल करूंगा, उसके बाद लिखूंगा माइनस, तो साइन कैंसिल हो गया, तो N1E1 नॉट प्लस N2E2 नॉट डिवाइडेड बाय N3 कर देता हूं, ये E3 था, कैलकुलेट करके बता दूंगा। इसमें E2 नॉट जो होगा वो अपन क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि रिएक्शन अपन ने है ना रिवर्स किया, रिवर्स किया तो इसमें E2 का वैल्यू अपन ध्यान रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो रिएक्शन रिवर्स करेंगे उसके वैल्यू को, साइन का अपन ध्यान रखेंगे हमेशा, हो जाएगा अपने पास। तो अगर मान लो अपन को ऐसे गिवन होता, मान लेते हैं अपन कि मान लो अपन को ऐसे गिवन होता भाई, ये वैल्यू है 0.34, ये वैल्यू है 0.15 वोल्ट, है ना, ये वैल्यू है 0.15 वोल्ट। तो ये बताओ कितना होगा, तो अपन कैलकुलेट करके बता दो, कर लेते हैं। मैं इन सबको हटा रहा हूँ, ये वाले पार्ट को हटा रहे हैं, तो अपन तो सीधा साधा अपन को पता है भाई क्या करना होता है। तो ये लो भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आपने मुझे बता दिया कि मुझे ऐसे नहीं करना है, हमें डेल्टा G से ही सॉल्व करना है, तो अपन बता देंगे भाई E3 नॉट विल बी इक्वल टू N1 N1 क्या है, ये है अपने पास, तो N1 था अपने पास 1, ये N1 ये होगा है, इधर वाले पार्ट से कैलकुलेट करेंगे अपन N1, ये N1 है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन, सो मैं 2 लिखने वाला हूं इंटू 0.34 करने वाला, प्लस ये N2 एक इलेक्ट्रॉन था इसमें, तो मैं N2 का वैल्यू 1 लिखने वाला हूं, और ये मुझे होगा -0.15। माइनस क्यों किया, क्योंकि रिवर्स किया आपने रिएक्शन को, और डिवाइड बाय करूंगा, इसमें ओवरऑल रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन था, इधर कितना इलेक्ट्रॉन था अपने पास 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया, देखो जरा कितना आया, 0.68 माइनस 0.15, ये मेरे पास आ गया, कितना आया अपने पास, तो 0.53 ना, हाँ ये लो 0.53 वोल्ट आया। ये अपने पास आ गया। अब अपन ये भी बता सकते हैं, अगर कोई अपन से पूछेगा ना, बताओ ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो स्पॉन्टेनिटी तो हमेशा अपन डेल्टा G से बताएंगे, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपन डेल्टा G से ही बताएंगे, राइट। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा हम डेल्टा G से ही बताएंगे।
किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो वी कैन राइट लाइक दिस। तो नेक्स्ट वी कैन राइट दैट इज, अब ना कभी कभी अपन से ऐसे भी पूछते हैं, यहाँ पर अपन ने क्या लिखा? सर एक डाउट है बिल्कुल पूछो। सर, डेल्टा G2 तो नेगेटिव होगा ना, मतलब फिर वो नेगेटिव नेगेटिव का साइन मिलके पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि ये हम सारे लोग चेंज किया है। नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव खत्म हो गए। सर वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, हम्म, हम लोग ने इक्वेशन को उल्टा कर दिया ना, मतलब क्या बोलते हैं। जब रिएक्शन को रिवर्स करेंगे ना हाँ तो सर वो नेगेटिव हो जाएगा ना तो उसका ई डेल्टा चेंज जी। होगा। ई चेंज करो या दोनों में से किसी एक को ही चेंज करोगे, दोनों को थोड़ी चेंज करोगे भाई। यहां तो आपने सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया है ना, E3 इज इक्वल टू माइनस N3F E3 नॉट। अब क्या करूं, मतलब एक बार इसकी वजह से रिवर्स कर दूं, एक बार इसकी वजह से रिवर्स कर दूं? हाँ सर समझा। बोल भाई, समझ में आया ना? हाँ हाँ ठीक है, उसको समझ में आया। अगर किसी को भी डाउट होगा तो बताना, मैं मतलब उसको और अपन वैसे करते हैं। अब वैल्यूज अपन को, ये जो वैल्यूज होते हैं ना, ये वैल्यूज अपन को क्वेश्चन में गिवन होते हैं, अपन को याद नहीं रखना होता है, लेकिन अंदाजा जरूर होना चाहिए कि किसका वैल्यू कहां होगा। एक छोटा सा पार्ट अपन लिखते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या तुम लोगों को पता है ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अपन तब कहेंगे जब सेम स्पीशीज से ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ठीक है, तो अब मान लो मेरे पास Fe+2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में कन्वर्ट हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, यहां गेन किया यहां लॉस किया, Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब मान लेते हैं अपन को वैल्यूज गिवन है, मतलब अपने पास ऐसे गिवन है। अब कोई भी लिख सकते हैं अपन किसी भी रिएक्शन के। अपन कहेंगे एक बार मुझे गिवन है Fe3+, 1 इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 में कन्वर्ट होता है, और Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में कन्वर्ट होता है। इसके लिए मुझे E1 नॉट गिवन है, इसके लिए मुझे E2 नॉट गिवन है, और मुझसे पूछा और मुझसे पूछा गया कैलकुलेट द डिस्प्रोपोर्शनेशन of Fe2+ in Fe and Fe3+ is spontaneous or not, मुझे ये पूछा गया स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो अपन कहेंगे ठीक है, आपने ये स्पॉन्टेनियस वर्ड किया, मुझे डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका डेल्टा जी कैलकुलेट करूंगा। कैसे? आंसर के लिए मैं स्पॉन्टेनियस ऐसे लिखूंगा, आंसर के लिए। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है कि Fe जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके, इसके लिए E2 गिवन है इसलिए अपन उसको बाद में लिख लेते हैं, E1 गिवन है तो पहले लिख लेते हैं उसको। मतलब एक बार Fe जो है +2 जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाए 1 इलेक्ट्रॉन देके, तो ये E1 नॉट आ जाएगा, इसका साइन नेगेटिव लगा देते हैं। और Fe जो है वो एक बार क्या हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, एक बार वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में भी कन्वर्ट हो जाए, +2 इलेक्ट्रॉन Fe में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए हो जाएगा E2 नॉट। ये तो ऐसे ही है। सो अपन यहां पर लिख लेंगे डेल्टा G1 नॉट दैट इज इक्वल टू N1 माइनस N1 है, माइनस नहीं लिखा अपन ने, माइनस N1F E1 नॉट। E1 नॉट अपन को गिवन है माइनस में,
और इसके लिए मैं लिख लूंगा डेल्टा G2 नॉट विल बी इक्वल टू माइनस N2 FE2 नॉट, ये देख लूंगा मैं। अब इनको ऐड करूंगा ना मैं, तो मेरे पास ऐसे आएगा twice of Fe plus 2 will get converted into, है ना, इसको twice आ गया अपने पास, will get converted into इधर Fe3 plus into Fe plus Fe। तो अपन को क्या करना होगा कि भाई इसके लिए अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा, Fe2 प्लस 2 बार हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, तो अपने पास बचेगा Fe3 प्लस और Fe3 प्लस एंड Fe। तो अपन लिखेंगे इसमें अपने पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया और ये हो गया Fe3 प्लस एंड Fe। तो इसके लिए अपन डेल्टा G3 नॉट कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों को ऐड किया तो अपन कहेंगे डेल्टा G2 नॉट प्लस डेल्टा G1 नॉट है। अगर डेल्टा G3 नॉट नेगेटिव आया देन स्पॉन्टेनियस, नहीं तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो अपन को स्पॉन्टेनियस ऐसे बताना होता है कि भाई स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, क्योंकि अपन को स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि डेल्टा G क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आया तो अपन कहेंगे स्पॉन्टेनियस है और नहीं आया तो नहीं। तो वैसे अपन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बताना पड़ेगा कि वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो वो अपन को बताना होता है। अब इसका शॉर्टकट भी है, मैं शॉर्टकट को इसलिए नहीं बता रहा कि यार एक बार तुम लोग शॉर्टकट जान लिया ना फिर ये सब नहीं करोगे तुम लोग, लेकिन दोनों से एक बार करके देखो। मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ तुमको। उसको लेटिमर डायग्राम बोलते हैं। डायग्राम तो होता नहीं, ऐसे ही होता है बस, लेटिमर डायग्राम बोलते हैं। लेटिमर डायग्राम में क्या होता है, जैसे मान लो अपने ये लिखा है, अपन को ऐसे बताना है कि भाई बताओ, अपन को पता है कि इसमें उससे पूछा कि बताओ ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा कि नहीं होगा। तो मैं पता क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इनको ऑब्जर्व करूंगा। मेरे पास एक मेटल 3 स्टेट में है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख लूंगा। लेटिमर डायग्राम का मतलब है जो सबसे बड़ा स्टेट है ना उसको लिख लो, एरो बनाओ, Fe2 प्लस लिखो, एरो बनाओ और Fe लिख लो। मतलब हाईएस्ट से लोअर की तरफ ऐसे लिख लो आप, जितने भी आए सब वो सब मेटल ऐसे लिख लो आप। फिर ये कहता है कि इनके ना ई नोट गिवन होना चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होना चाहिए है। ई नोट लिखा है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, जब तक कोई कहे ना कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो मैं इसको ना रिडक्शन पोटेंशियल यूज करूंगा, यूज ओनली रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये E1 नॉट हो गया, ये E2 नॉट हो गया, ये मुझे गिवन है। अब यहां पर मुझे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेक करने होंगे। जैसे यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो वो N1 हो जाएगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो मुझे N2 लिखना तो है, लेकिन वो N2 का वैल्यू यहां पर, इधर N1 का वैल्यू 1 है और इधर N1 का वैल्यू 1 है और N2 का वैल्यू 2 है। वो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिपेंड करेगा। वो एक तरीके से एन फैक्टर है, जो ये N है ना, ये एन फैक्टर्स हैं, दीज आर एन फैक्टर्स। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये चेक करना है, फॉर स्पॉन्टेनियस डिस्प्रोपोर्शनेशन मुझे क्या गिवन होना चाहिए, ये जो E1 E नॉट है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है मुझे। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अपन ऐसे देख लेंगे। फॉर स्पॉन्टेनियस डिस्प्रोपोर्शनेशन अगर ये है
तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नहीं तो नहीं है। अगर ये है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नहीं तो नहीं है। अब इस ऐसा बना के ना लेटिमर डायग्राम बना के मैं कितने भी कुछ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है, दूसरा चेक कर रहे हैं ना, एक डायग्राम, ये एग्जांपल 1 है मेरे पास। अब ये वैल्यूज लिखनी पड़ेगी मुझे देख के ना कि भाई इसका वैल्यूज कितना होता है। एक तो इसका इससे तो 0.44 होता है, इसका मुझे नेगेटिव में पता नहीं क्या है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में होता है, तो वो देखना पड़ेगा मुझे। इसका वैल्यू एग्जैक्ट याद होता तो मैं बोल देता। इसका भी वैल्यू ना माइनस ऐसे कुछ होता है, 0.42 या ऐसे ही कुछ होता है। वो अपन शीट में देख के देख सकते हैं, डायरेक्टली बता दूंगा मैं देख के। आप ऐसे यूज कर लो ना, स्पॉन्टेनियस पूछे ना बता देना ऐसे डायरेक्टली। मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ तो और ज्यादा अपन को लगेगा अच्छा ऐसे भी कर सकता है। मेरे पास ClO4 नेगेटिव है, इसको ClO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा, इसको ClO2 नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा, ClO में नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा, इसको Cl2 में कन्वर्ट करूंगा, इसको Cl- में कन्वर्ट करूंगा। ये सब रिडक्शन रिएक्शन लिखा हुआ है। मुझे गिवन था इसका रिडक्शन पोटेंशियल E1, इसके लिए E2, इसके लिए E3, इसके लिए E4 और इसके लिए E5। इस सब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था मुझे, सबके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है मुझे। अब मैं चेक कर लूंगा, ये +7 है, ये +5 है, ये +3 है, ये +1 है, ये 0 है और -1 तो लिखा ही हुआ है। अब मुझसे पूछा कि भाई इधर N1 ले लेता हूं, वो 2 हो जाएगा है, N2 का वैल्यू भी 2 है, N3 का वैल्यू भी 2 है, लेकिन N4 का वैल्यू 1 है और N5 का वैल्यू 2 है, N5 का वैल्यू 2 है। मैंने आपको एन फैक्टर कैलकुलेशन बताया है, अगर किसी को याद नहीं तो अपन को पता है, पहले एटम बैलेंस करो, चार्ट बैलेंस करो, तो इसमें अगर निकालना है सर तो हाँ तो आपकी मर्जी, आप वैसे भी कर सकते हो। हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग सीखा ना अपन ने, पहले एटम बैलेंस करो, उसके बाद ऑक्सीजन लिखो, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ट्वाइस ऑफ H2 लिखो, 4 H+ में लिखता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन अपन लिखेंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन ना, लिख दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग तो अपन को आती है, लेकिन एन फैक्टर मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करता है। एन फैक्टर बैलेंसिंग, चलो रिडॉक्स रिएक्शन में अपन को पता है, वैसे अपन लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एन फैक्टर कैलकुलेशन मैंने आपको बताया ना। एन फैक्टर कैलकुलेशन जब वो पढ़ाया था मैंने आपको, एन फैक्टर कैलकुलेशन बताया क्या, एक बार बोलना है यस और नो, बताया तो होना चाहिए, ठीक है फिर कोई बात नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे मान लो ऐसे गिवन है, ठीक है, अगर अपन को गिवन है ना, कैन ClO3 negative disproportionate into ClO2 negative and ClO4 negative, अपन कहेंगे if N2E2 not is greater than N1 E1। अगर ऐसा है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, अगर ऐसा है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अपन कहेंगे कैन Cl2 disproportionate into ClO minus and Cl minus, तो अपन कहेंगे यस if N2 N5 F5 N5 E5 is greater than N4 E4, ये रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए है। तो अपन ने लेटिमर डायग्राम में क्या किया भाई, जो चीज अपन यहां लिख रहे थे मैंने ऐसे ही तो बताया कि अगर RHS वाला वैल्यू बड़ा है LHS वाले से, जिसको डिस्प्रोपोर्शनेट करना है इसमें और इसमें,
तो अपन कहेंगे अगर ऐसा हुआ तो बता देंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, ये लिखा हुआ है, तो अपन यहां बता देंगे। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, सी वाला पार्ट, कैन Cl2 disproportionate into ClO2 minus and Cl, तो फंस गए अपन, तब अपन फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इसका इसके साथ, क्योंकि अब जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया ना वो ऐसे बना दिया, आपने कॉम्बिनेशन जो बनाया ना वो ऐसे बना दिया, ClO2 माइनस ClO माइनस, और यहां था Cl2 और यहां है Cl, ये तो मुझे पता है, N5E5 तो मुझे पता है, वो गिवन है डायरेक्टली। लेकिन प्रॉब्लम ये आपने इसका इससे डिस्प्रोपोर्शनेशन किया और इससे इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन पूछ रहे हो, जो कि मुझे नहीं पता। ये अपन को नहीं पता, तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे इनको? सर एक डाउट है बोलो। सर, वो जो सेकंड वाला है इसमें ClO माइनस एंड Cl माइनस, तो हाँ, ये Cl तो माइनस के लिए तो हाँ सर, Cl माइनस के लिए तो बराबर है, पर ClO माइनस के लिए फिर वो N4E4 ग्रेटर देन N5E5 होना चाहिए ना? नहीं, अगर इसको डिस्प्रोपोर्शनेट करना है इन दोनों में तो ये बड़ा होना चाहिए, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो इसका राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले से बड़ा होना चाहिए, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन इसमें और इसमें करना है तो इसका राइट हैंड साइड वाला बड़ा होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड वाले से। ओके सर। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है ना इसमें कि आपने ये पास पास वाले तो पूछे नहीं, तो इधर वाला मुझे ये वैल्यू तो पता है, ये वैल्यू पता है, लेकिन मुझे इसका इसके साथ वैल्यू नहीं पता ना, ये वाला, तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा कि भाई यस, इफ N5E5 नॉट इज ग्रेटर देन NE, अब ये NE नॉट गिवन ही नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूं? तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करूं? बताया तो है आपने, ये लिखा, बताया तो है आपने, ये लिखा, डेल्टा जी से, बिल्कुल ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक बार ये रिएक्शन लिख लेंगे, एक बार ये रिएक्शन लिख लेंगे, और ये रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर लेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, तो तुमको पता चल जाएगा उस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल। तो अपन क्या करेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन, ClO2 नेगेटिव टू ClO नेगेटिव, ये अपन को पता है, E3 नॉट, और ClO नेगेटिव टू Cl2, ये अपन को गिवन है E4 नॉट, और अपन को चाहिए क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, इधर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, और अपन को ये रिएक्शन चाहिए, तो ये कैलकुलेट करना है अपन को। अब वो E3 नहीं लिख रहा है, तो E3 तो पहले से लिखा हुआ है, ये अपना E होगा, ये अपना E होगा, तो इन सबको बैलेंस करो, इलेक्ट्रॉन चेक करो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज है, और फिर अपन बताएंगे। Cl बैलेंस है, अब अपन इसको बैलेंस कर लेंगे, इन दोनों को बैलेंस करके डेल्टा जी से कैलकुलेट करेंगे सीधी सीधी बात, और फिर बताएंगे। वैसे इतना पूछेंगे नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा भाई, पूछेंगे तो वो आसपास वाला ही पूछेंगे कि इसका इसमें बताओ और इसका इसमें बताओ, या इसका इसमें बताओ और इसका इसमें बताओ, जैसे अपन ने ये पॉइंट लिखे, और पूछेंगे तो फिर बताएंगे अपन, उसमें क्या है, कैलकुलेट करेंगे जल्दी से। तो आप डेल्टा जी से कैलकुलेट करोगे और फिर बताओगे। अब इससे और ज्यादा शॉर्टकट बनाऊंगा तो फिर लगेगा बहुत ज्यादा शॉर्टकट होगा, फिर अभी लेटेमेंट डायग्राम से अपन इतना चेक कर लेते हैं। कोई डाउट नहीं, ये थोड़ा सा अपन ने पढ़ा लेटेमेंट।
नेक्स्ट चेक कर रहा हूँ। सर लास्ट पेज दिखाइए ना। ठीक है, कर देता हूँ। लिखो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखो लिखो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप एनी नॉट का वापस बता सकते हो? इसमें ना देख, अपन को ये और ये, अब अपन को इस टोटल का चाहिए था, यहां से यहां तक का। तो अपन ने बनाया ना ये रिएक्शन, देख बनाया ना अपन ने कि ClO2 नेगेटिव को अगर Cl2 में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो E कैसे आएगा। तो ये वैल्यू अगर मुझे गिवन है और ये वैल्यू अगर गिवन है तो डेल्टा जी कैलकुलेट कर लेता है। और इसके लिए डेल्टा जी लिख लेते हैं। लिख सकते हो? यस सर। तो अपन उसे बता देंगे। आप कोई डाउट होगा तो पूछ लेना भाई। एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। अभी उसमें भी लेटिव डायग्राम में भी और इजी करूंगा मैं, लेकिन अब सारे ही शॉर्टकट बता दूंगा तो तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे भाई। मेरा काम ही यही है ना कि मतलब सिर्फ पढ़ाना थोड़ी है। जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे ये भी तो बताओ। देखो, एक पढ़ाना अलग बात है और क्वेश्चन को सॉल्व करवाना अलग बात है। दोनों अलग अलग चीजें होती है। जल्दी सॉल्व करवाना तो अब पहले समझ में आएगा तब तो आपसे जल्दी सॉल्व करवा पाऊंगा। जैसे पहले अपन अगर सारे ये डेल्टा जी कैलकुलेट करते रहते सर तो बहुत देर हो जाती। तो इसमें भी आप कोई ना कोई मुझे फॉर्मूला बताओगे कि मतलब इसमें भी ये जल्दी से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब मैं आगे चलता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल्स। पहले अपन ये सोचते थे कि सेल के अंदर कोई रिएक्शन होता है जो एक्सोथर्मिक होता है और जो एनर्जी वहां लिबरेट होती है वह उसी से सेल वर्क करता है। ऐसा नहीं था। पहले यही सोचते थे अपन कि मतलब कोई एनर्जी लिबरेट होती है जिससे कि मतलब वो सेल वर्क डन करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में अपन को पता चला कि भाई सभी सेल्स को ये फॉलो करना होता है। गिब्स की एनर्जी। अब देख, ये थर्मोडायनामिक ऑफ द सेल में अगर अपन को ये गिवन है मान लो, तो ये वाला पार्ट तो मुझे पता है क्या होता है। अब बचे ये दोनों पार्ट, क्योंकि इनमें से अपन को टेम्परेचर नॉट लगा हुआ है तो टेम्परेचर पता है अपन को 298। अब ये दोनों बचे, दोनों में से अगर कोई एक बता दो तो मेरा काम हो जाएगा। आप डेल्टा एस बता दो या डेल्टा जी बता दो, दोनों में से कोई एक बता दो कैसे कैलकुलेट करना है तो मेरा काम हो जाएगा। दूसरे को मैं इसी में सब्स्टिट्यूट करके डाल कैलकुलेट कर लूंगा। है ना, दूसरे को अपन वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा देख, फ्री एनर्जी से अपन को ये तो पता है कि G इज इक्वल टू H माइनस TS होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डिफरेंशिएट करने से। लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन को एक और बात पता है, H इज इक्वल टू होता है E प्लस PV। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। है ना। अच्छा, from first law of thermodynamics we know that dE plus PdV is equal to dQ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं। फिर अपन को एक बात पता है कि ds इज इक्वल टू होता है dq अपॉन t। तो फिर मैं लिख सकता हूं TDS विल बी इक्वल टू dq। तब तो मैं ऐसे लिख लूं, मैं TDS को dq लिख लूं, फिर तो ये दोनों कैंसिल हो जाए। ये प्लस dq है, ये माइनस dq। तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? ये बचेगा। अब ये वाला रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अपन को एक बात पता है कि सर हम थर्मोडायनेमिक सेल्स की बात कर रहे हैं, और जो रिमोट में अपन सेल यूज करते हैं ना, रूम में यूज करते हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो 0 कर लेते हैं, तो फिर dg विल बी इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ dg डिवाइडेड बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू माइनस s। मतलब मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा s इज इक्वल टू d। अब डेल्टा s होगा तो ऑब्वियसली बात, आप इसको अगर डेल्टा लिख रहे हैं तो मैं इसको भी डेल्टा g लिखूंगा, डिवाइडेड बाय dt कांस्टेंट प्रेशर। और इसको नॉट लगाओगे तो मैं इसको भी नॉट लगाऊंगा। मुझे डेल्टा g नॉट पता है क्या होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा एस नॉट विल बी इक्वल टू, माइनस साइन कैंसिल हो गया, एन एफ, ये तो कांस्टेंट होते हैं दोनों, ई नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ई नॉट चेंज होगा, ये तो पहले से पता है तुमको। अगर सेल गर्म होगा तो ईएमएफ ज्यादा खाता है, ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। मुझे डेल्टा जी नॉट पता है, मुझे डेल्टा एस नॉट पता है, अगर ई नॉट पता है तो ये भी पता है। यहां पर ये जो होता है ना डीई अपॉन dt, दिस इज कॉल्ड दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल, कोफिशिएंट ऑफ सेल। मतलब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E2 माइनस E1 नॉट डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो E नॉट क्या चेंज हो जाएगा, T1 टेम्परेचर पे E1 था तो T2 टेम्परेचर पे E2 कितना हो जाएगा वो अपन बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपन को हर एक सेल का ये गिवन होना चाहिए टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। तो व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर वो वैल्यू गिवन है तो ये तो डायरेक्टली मुझे गिवन होगा, और ये अगर डायरेक्टली गिवन है तो NF से मल्टीप्लाई करके सीधा डेल्टा एस नॉट निकालूंगा और डेल्टा एच नॉट बता दूंगा। डेल्टा जी तो अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो डेल्टा एच नॉट में कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अपन को कोई डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा, ये डेरिवेशन तो इसके लिए बताया मैंने, ये थर्मोडायनेमिक्स में काफी काम की चीज होती है, इसलिए मैंने पूरा ड्राइव किया उसे। इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन एडवांस में बनेंगे, वरना वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, ऐसे जैसे लिखे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को फॉर्मूला बेस्ड। दिस इज थर्मोडायनेमिक्स। इसमें डेल्टा जी अपन को सारे क्वेश्चंस में गिवन होंगे, जो भी अगर क्वेश्चन गिवन होगा तो उस क्वेश्चन में ये गिवन होगा, ई नॉट गिवन होगा, और अगर ये वाला वैल्यू गिवन होगा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन होगा। ये कैलकुलेशन के लिए नहीं कहा जाएगा,
अगर कहेंगे तो अपन को डेल्टा एस नॉट कैलकुलेट करना है, एनएफ से डिवाइड करना है, विल गेट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उस स्टेप से बताएंगे। दिस इज थर्मोडायनामिक्स ऑफ दिस। दैट इज द थर्मोडायनामिक्स ऑफ दिस। यहाँ आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज 1 में इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले तक वाला पार्ट जो होगा वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है। अब आप मैक्सिमम होगा तो एक क्लास में या बोर्ड पे पढ़ेंगे तो एक क्लास में खत्म हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक या दो क्लास में, मतलब दो से मैक्सिमम 3 क्लास लगेगा तो खत्म हो जाएगा चैप्टर। मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है जो पढ़ने पड़ा। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपन ओसी शुरू करेंगे। ड्रॉपर बैच में थर्मोडायनामिक्स शुरू नहीं हुआ, जब शुरू होगा मैं सबको बताऊंगा। जब भी शुरू होगा ना मैं सबको बताऊंगा कि भाई उसमें थर्मोडायनामिक्स भी मैं आपको बता दूंगा और आयनिक भी बताऊंगा, सबको बता दूंगा। दोनों ही चीजें जब भी सर शुरू वो होगी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर वाले BV1 का भी नहीं हुआ। अच्छा, उनका तो कोई बात नहीं, मैं जो भी होगा मैं सबको बताऊंगा, तो आप लोग आराम से इसमें अटेंड कर सकते हैं। अभी ना पैरेलल में बहुत सारी चीजें मत चलाओ। जो है अपने पास अपन उसको अच्छा करते हैं, बाकी मैं करूंगा उसको, मुझे सारा याद है। सर आप स्टीरियो आज खत्म करोगे? मैं अब अपन कोशिश करेंगे 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद स्टीरियो में अपन पढ़ेंगे। मतलब आपका क्या खत्म हुआ है, वो क्या करना है अपन को, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड व्हिच डज नॉट हैव कायरल सेंटर ना। एलीन्स बाइफिनाइल्स वगैरह पढ़ चुके हैं आप? सर केएसबी सर एक पीडीएफ से पढ़ाते हैं ना, तो वो पीडीएफ का जैसे नोट्स में देखेंगे ना तो लास्ट तक 3 पेज ही बाकी है अब तक, तो जो तुम लोग मेन बता शीट देना, रहता है उसमें। तुम लोग मुझे बता देना वो, मतलब मैं आपको बता दूंगा। तुम लोग बता देना मुझे कि क्या है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद शुरू कर लेते हैं। मोड चेंज करते हैं ना फिजिकल से ऑर्गेनिक का, ठीक है ना। सो 5 मिनट्स ब्रेक।
हाँ जी, तो आप इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। एक बार पेज 4 देखिए ना प्लीज, पेज 4 चाहिए, है ना? हाँ जी, तो अच्छा, तुम लोग ऐसे पीडीएफ पे वो करते हो, डिस्कस करते हो? मतलब मुझे नहीं पता था, तुम तो बोर्ड और ऐसे पढ़ेंगे, पीडीएफ वगैरह पे क्यों पढ़ेंगे? बट हाँ, जो तुमने भेजा है मुझे, उसमें मुझे ये पता चल गया कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, वो मैंने देख लिया कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, वो मैं देख चुका हूँ। तो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अरे यार, मैंने